वेलकम फ्रेंड्स। हम लोग पढ़ रहे हैं नेशनलिज्म इन यूरोप। ये हमारे क्लास 10 सीबीएसई हिस्ट्री का चैप्टर 1 है। इसका पहला वीडियो हम बना चुके हैं जिसमें हमने देखा है फ्रेडरिक सॉरी इनके पेंटिंग का एनालिसिस। फिर हमने देखा है नेशन स्टेट का कंसेप्ट क्या होता है। साथ ही सामने हमने देखा है नेशनलिज्म क्या चीज है, राष्ट्रवाद क्या होता है, ये देखा है। आज के वीडियो में हम देखने वाले फ्रेंच रेवोल्यूशन एंड द आइडिया ऑफ नेशन। तो हमारा मेन चीजें क्या है आज के क्लास की। आज हम देखेंगे फ्रेंच रिवॉल्यूशन जो हमने लास्ट ईयर 9th स्टैंडर्ड में बड़े डिटेल में पढ़ा है, उसका नेशन स्टेट और नेशनलिज्म के आइडियाज को डेवलप करने में क्या कंट्रीब्यूशन रहा। फिर हमें साथ में यह भी देखना है कि किन वजह से फ्रेंच पीपल कन्वर्टेड इनटू फ्रेंच नेशन, फ्रेंच पीपल टू फ्रेंच नेशन का ट्रांसफॉर्मेशन हमको देखना है। साथ ही साथ जब ये नेशन स्टेट का आइडिया है, नेशनलिज्म डेवलप हुआ, तो कैसे ये आइडिया ऑफ नेशनलिज्म को फ्रांस के बाहर यूरोप के अन्य देशों में ले जाया गया। और ये पूरी प्रोसेस में बहुत सारे कैरेक्टर्स थे और उनमें से एक बड़ा कैरेक्टर था नेपोलियन बोनापार्ट। अभी नेपोलियन बोनापार्ट साहब का क्या कंट्रीब्यूशन रहा, इन्होंने अपना कैसे सिविल कोड बनाया 1804 का। और फाइनली ये जो नेपोलियन बोनापार्ट ने जो नई कॉन्स्टिट्यूशन बनाई जिसको हम सिविल कोड ऑफ 1804 बोलते हैं, उसको यूरोप के बाकी देशों ने किस तरह से रिसीव किया। लेकिन एक चीज और बता दूं, एट द एंड ऑफ दिस वीडियो नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा आज के वीडियो पे बनाए गए एमसीक्यूज और आज के वीडियोस पे बनाए गए लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस विद द डिटेल्ड आंसर। डोंट फॉरगेट टू चेक इट आउट इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए आगे बढ़ते। अब हम देखने वाले फ्रेंच रेवोल्यूशन। सन 1789 में फ्रांस में रेवोल्यूशन हुई। आई होप आप लोगों को याद होगा जब 9th स्टैंडर्ड में आपने पढ़ा था फ्रेंच रेवोल्यूशन चैप्टर, तो 14th ऑफ जुलाई 1789 को some 7,000 men and women they attacked on Bastille। Bastille नाम के फोर्ट्रेस प्रिजन पे उन्होंने अटैक कर दिया, पूरे बेस्टाइल को डिस्ट्रॉय कर दिया। क्या था बेस्टाइल? बेस्टाइल राजा के निरंकुश शक्ति का प्रतीक, सिंबल ऑफ किंग्स डिस्पोटिक पावर, और लोगों ने उस बेस्टाइल को डिस्ट्रॉय कर दिया। और ये शुरुआत थी। इसके बाद ऐसे बहुत सारे इवेंट्स हुए और उन सारे इवेंट्स को मिला के कहा जाता है फ्रेंच रेवोल्यूशन, विच वाज अ सीरीज ऑफ इवेंट्स। और तो क्या आउटकम आया उस फ्रेंच रिवॉल्यूशन का? उसका ये आउटकम आया कि फ्रांस की सत्ता पहले किसके हाथ में थी? फ्रांस की सत्ता थी पहले बर्बन फैमिली के हाथ में थी। फ्रेंच रिवॉल्यूशन ने बर्बन फैमिली के हाथ से सत्ता छीन ली और किसके हाथ में दी? जनता के रिप्रेजेंटेटिव्स के हाथ में। जनता के हाथ में सत्ता आ गई। अब जनता के हाथ में सत्ता कैसे ही देखेंगे। आई होप फिर याद करने की कोशिश कीजिए, थोड़ा दिमाग पे स्ट्रेस डालिए। लास्ट ईयर 9th में आपने पढ़ा था स्टेट जनरल लुई द 16th ने स्टेट जनरल की मीटिंग बुलाई थी। और स्टेट जनरल क्या होता था? फ्रांस का समाज 3 हिस्सों में बटा हुआ था, क्लर्जी, नोबिलिटी एंड कॉमनर्स। तो स्टेट जनरल में 300 रिप्रेजेंटेटिव्स क्लर्जी के होते थे, चर्च रिलेटेड लोगों के। 300 रिप्रेजेंटेटिव्स नोबल्स के होते थे, राजा के फैमिली, मतलब राजा के जान पहचान वाले सरदार। और बाकी 600 लोग आते थे आम जनता के रिप्रेजेंटेटिव्स। और ये 1200 लोगों की स्टेट जनरल की मीटिंग आई थी। राजा ने टैक्स लगाना चाहता था, क्लर्जी और नोबिलिटी दोनों टैक्स लगाने के फेवर में थे। कॉमनर्स जो कि 600 रिप्रेजेंटेटिव्स थे वो टैक्स लगाने के फेवर में नहीं थे। वोटिंग राइट कैसे होना चाहिए इस पर डिस्प्यूट हो गया और 600 लोग जो थर्ड स्टेट के थे उन्होंने स्टेट जनरल की मीटिंग से वॉकआउट कर दिया और पैलेस ऑफ वर्साई के इंडोर टेनिस कोर्ट में ये लोग चले गए और यहाँ पे उन्होंने खुद को नेशनल असेंबली डिक्लेयर कर दिया। और इस नेशनल असेंबली के पास जनता का सपोर्ट भी था। तो अब फ्रांस को चलाने की सारी पावर बोर्बन फैमिली के हाथ से छीन ली गई और किसके हाथ में आ गई? जनता के हाथ में आ गई। जनता के हाथ में मतलब कि आम जनता अब वो देश चलाएगी, डायरेक्टली नहीं चलाएगी। जो आम जनता थी फ्रांस की, इसके पास 600 इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स थे और ये 600 इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स अब बन गए हैं नेशनल असेंबली। बस राजा के हाथ में पावर जाके, डेनिस के हाथ से पावर जाके आ गई नेशनल असेंबली के हाथ में। एवं फ्रांस की सोवरेनिटी। अभी सोवरेनिटी क्या होती है? सोवरेनिटी का सीधा सीधा मतलब होता है देश के बारे में डिसीजन कौन लेगा। अल्टीमेट पावर किसके पास है देश के बारे में डिसीजन लेने की? अब वो पावर हमेशा देश के जनता के हाथ में होनी चाहिए। जैसे इंडिया, हम सोवरेन कंट्री है, मतलब देश के बारे में डिसीजन, इंडिया के बारे में डिसीजन कौन लेता है? इंडिया के बारे में डिसीजन लेता है इंडियन पार्लियामेंट या इंडियन गवर्नमेंट। इन शॉर्ट भारतीय जनता अपने इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स के बारे में हर तरह का डिसीजन लेती है। कोई भी भारत के बाहर की कोई भी शक्ति, कितना भी बड़ा देश हो जाए, कोई 30 बार का तुर्रम खा जाए, भारत के बारे में डिसीजन नहीं ले सकता सिवाय भारतीय जनता के, जो कि अपने इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स के थ्रू काम चलाती है। तो इन दैट केस इंडिया इज अ सोवरेन कंट्री। तो जो देश जिसे बाहर से कोई कंट्रोल नहीं करता, सारा कंट्रोल देश के अंदर से आता, दैट इज सोवरेन। तो फ्रांस की सोवरेनिटी पहले किसके हाथ में थी? बोर्बन फैमिली के हाथ में थी। अब किसके हाथ में आ गई? अब नेशनल असेंबली के हाथ में आ गई, जो कि आम जनता की रिप्रेजेंटेटिव्स थी। और अल्टीमेट आउटकम क्या आया फ्रेंच रेवोल्यूशन का?
डिक्लेरेशन, अनाउंसमेंट। क्या अनाउंसमेंट? फ्रांस की जनता ने यह डिक्लेयर कर दी आज के बाद henceforth फ्रेंच पीपल वुड कॉन्स्टिट्यूट नेशन। फ्रेंच राष्ट्र, फ्रेंच नेशन इज द फ्रेंच पीपल, ग्रुप ऑफ फ्रेंच पीपल। राजा नेशन नहीं है, जनता नेशन है। एंड दैट फ्रेंच नेशन, फ्रेंच पीपल विल शेप द डेस्टिनी ऑफ फ्रांस। दैट वाज द फाइनल टेक अवे ऑफ द फ्रेंच रेवोल्यूशन। तो ये जो फ्रेंच पॉपुलेशन थी वो फ्रेंच नेशन में कन्वर्ट कैसे हुई, किसने कन्वर्ट किया, ये हमारा अगला क्वेश्चन है जो हम यहाँ पे इस पार्ट में देखने वाले हैं इस वीडियो के। फ्रेंच पीपल गॉट कन्वर्टेड टू फ्रेंच नेशन, हाउ डिड दिस हैपन? ये हुआ कैसे? याद कीजिए फिर से, कुछ फेमस नाम आने वाले हैं यहाँ पे। जीन जैक्स रूसो, वॉल्टेयर, मॉन्टेस्क्यू, जॉन लॉक, ये सारे फिलोसोफर्स, सोशल और पॉलिटिकल फिलोसोफर्स थे। और इनके जैसे और बहुत सारे लोग थे जिन्होंने अपनी राइटिंग से फ्रांस की जनता को इंस्पायर किया, मोटिवेट किया, उनको सोचने समझने की नई डायरेक्शन दी और इसी चीजों से लोगों के लॉजिकल थिंकिंग को इन्वोक किया, जागृत किया। और ये सारी चीजों ने कंट्रीब्यूट किया फ्रांस की जनता को एक नेशन बनने के लिए। लेकिन फिर भी जैसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, व्हाट मेजर्स वर अडॉप्टेड to create a sense of collective belonging among the French people? फ्रांस की जनता में एक कनेक्टिविटी लाने के लिए क्या किया गया, वो स्टेप्स यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। सबसे पहले जो स्टेप्स लिए गए वो कुछ ये आइडिया ऑफ ला पेट्री एंड लेस सिटिजन। ये क्या होता है? देखिए 1789 में फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ। अब फ्रांस का राजा लुई द 16 और राजा की रानी कौन थी? मेरी एंटोइनेट। ये कौन थी? ये ऑस्ट्रियन राजा की बेटी थी, ये ऑस्ट्रियन प्रिंसेस थी जो कि फ्रेंच राजा की पत्नी थी। और फ्रांस में तो हो चुका है फ्रेंच रिवॉल्यूशन, वहां पे जनता अपने हाथ में पावर ले रही है। रॉयल फैमिली बूरबन डायनेस्टी का हाल ठीक नहीं है, उनके हाथ से पावर जा चुकी है, उनकी जान को खतरा है। तो ऑस्ट्रिया के राजा ने, जो कि पिता था फ्रेंच रानी का, मेरी एंटोइनेट का, और ससुर जी थे फ्रेंच राजा लुई 16 के, इन्होंने फ्रांस की नेशनल असेंबली को धमकी दी, How dare you! अगर मेरी बेटी और मेरे दामाद को जरा भी खरोच पहुंची तो तुम फ्रेंच नेशनल असेंबली, फ्रांस की जनता तुम्हारी खैर में तुम लोगों को छोड़ूंगा नहीं अगर मेरी बेटी और दामाद को नुकसान पहुंचाया। और ये ऑस्ट्रिया के राजा ने अकेले ये धमकी नहीं दी, प्रशिया जो दूसरा पड़ोसी है फ्रांस का, ये भी ऑस्ट्रिया के साथ में आ गया और दोनों ने मिला के फ्रांस को धमकी दी, नेशनल असेंबली को धमकी दी। और ऑस्ट्रिया के राजा ने फ्रांस बॉर्डर के पास आर्मी खड़ी कर दी और इससे नेशनल असेंबली को गुस्सा आ गया। ये हुआ था सब 1791 में हुआ और नेशनल असेंबली ने इस बात को बिल्कुल सीरियसली ली। यू आर चैलेंजिंग अस, तुम हमें चैलेंज करो, चैलेंज एक्सेप्टेड। तो तुम अब मुझे रोक के दिखा। और 1792 में खुद नेशनल असेंबली ने अपने तरफ से ऑस्ट्रिया और प्रशिया पे हमला कर दिया। और ये जब सिचुएशन क्रिएट हुई थी, जब ऑस्ट्रिया प्रशिया फ्रांस को आंखें दिखा रहे थे, हमला करने की धमकी दे रहे थे, तब नेशनल असेंबली ने ये आइडिया डेवलप किया। कौन सा आइडिया? आइडिया ऑफ ला पेट्री या ले पेट्री, मतलब फादरलैंड। देश संकट में है, अब हमारा देश खतरे में है और इसको हम ही बचा सकते हैं। ये हमारा देश, हमारी फादरलैंड है और हम इसके नागरिक है। जैसे ना हमारा भी फीलिंग है भारत माता के प्रति, तो उस समय उनकी फ्रेंच पिता थे, बाद में फ्रेंच माता भी आई, और उस समय की बात है फ्रेंच पिता थे। तो दिस इज हाउ आइडिया ऑफ ला पैट्री इज क्रिएटेड एंड दैट आइडिया ऑफ ला पैट्री हेल्प्ड टू create the sense of collective belonging among the French people। उसके बाद क्या? रॉयल स्टैंडर्ड, मतलब बोर्बन फैमिली का जो फ्लैग था, जो उनका सिंबल था, उसको रिप्लेस कर दिया गया किस चीज से? न्यू फ्लैग, ट्राई कलर। जैसे भारत का भी ट्राई कलर, वैसे फ्रांस का भी नया ट्राई कलर एज ए फ्रेंच फ्लैग के तौर पे रिकॉग्नाइज किया गया। स्टेट जनरल, इसको नेशनल असेंबली के नाम पे रिनेम कर दिया गया। याद कीजिए, हमने थोड़ी देर पहले रेफरेंस दिया है। State General was a group of 600 representatives of common people, 300 representatives of clergy and 300 representatives of nobility। ये थी स्टेट जनरल, इसमें मेजोरिटी थी कॉमनर्स की। अब उस स्टेट जनरल को भी रिनेम करके नेशनल असेंबली डिक्लेयर कर दिया गया, विच वुड बी इलेक्टेड बाय कॉमन फ्रेंच पीपल। और देश के नाम पे क्या गया? नए नए गाने, नए नए हिम्स लिखे गए, जैसे कि भारत में भी है ना, जन गण मन अधिनायक जय, ये हमारा है, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, वंदे मातरम। ये इस तरह के जो म्यूजिक है, सॉन्ग्स है, हिम्स है, एंथम्स है, ये भारत की जनता में एकता की फीलिंग लाती है। बस कुछ उस तरह का वहां पे भी किया गया था। रॉजर डी ला आइजल, ये जो पोएट है, इन्होंने सॉन्ग लिखा था जो कि मार्सेल्स नाम के शहर के लोग सबसे पहले गाते हुए आए थे। कहाँ आए थे? लड़ने के लिए जाना चाह रहे थे ऑस्ट्रिया प्रशिया के अगेंस्ट, ये गाना गाते हुए आए थे, ला मार्सेल्स। ओथ टेकन, शपथ ली गई, हम देश के नाम पे ये करेंगे, देश के नाम पे दुश्मनों को डिस्ट्रॉय कर देंगे, उस तरह के शपथ ली गई। मार्टर्स, मार्टर्स का मतलब शहीद, जो देश के लिए शहीद हो चुके हैं, उनको सेलिब्रेट किया गया, उनको हीरो
के तौर पे प्रोजेक्ट किया गया, हम भी करते हैं। हमारे पास तो भारत के नेशनल हीरोज की बहुत बड़ी लिस्ट है, बहुत ज्यादा हीरोज हमारे पास है। भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, सरदार वल्लभ भाई पटेल, बहुत सारे नेता हमारे पास है। तो हम भी इनका सम्मान करते हैं, हम उनको याद करते कंट्रीब्यूशन और देश के लिए कुछ उनके जैसा, उनकी कॉपी करने की इंस्पिरेशन हमें मिलती है। बस ये भी फ्रांस के लोगों ने भी किया। पूरे देश में सेंट्रलाइज्ड सिस्टम लाया गया, जैसे हमारे इंडिया में पूरे इंडिया के लिए एक गवर्नमेंट, इंडियन गवर्नमेंट, और बाकी स्टेट्स के लिए स्टेट गवर्नमेंट है। हर स्टेट में डिस्ट्रिक्ट है, फिर डिस्ट्रिक्ट में लोकल गवर्नमेंट है, फिर लोकल गवर्नमेंट में ग्राम पंचायत है, अर्बन म्युनिसिपल काउंसिल है, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है। पूरे इंडिया में कॉमन पैटर्न देखने को मिलता है। बस वैसा ही कॉमन पैटर्न फ्रांस में भी बनाया गया, और जो नई गवर्नमेंट आई उसने देश के सारे लोगों के लिए समान लॉ बनाए जो कि सभी पे इक्वली एप्लीकेबल होंगे। इससे भी देश के लोगों में एकता की भाव है। अब आप चाहे नोबिलिटी हो, आप कॉमनर हो, या फिर आप रॉयल चर्च से जुड़े हुए, सबके लिए एक लॉ। क्राइम एक किया तो सजा भी सबको वही मिलेगी। उसके अलावा अगला स्टेप कस्टम ड्यूटीज। देश के अंदर ही, हमारे देश में हमको कस्टम ड्यूटी नहीं देना पड़ता। अगर हम महाराष्ट्र से गुजरात में सामान लेके जा रहे बेचने के लिए, गुजरात से यूपी में जा रहे, यूपी से राजस्थान जा रहे, हमें कोई कस्टम ड्यूटी नहीं देनी पड़ती। उस समय फ्रांस में देनी पड़ती थी, वो सब हटा दी गई। विद इन द फ्रांस, फ्रेंच बाउंड्रीज के अंदर कोई भी सामान कहीं से कहीं पे भी व्यापार करने के लिए ले जाया जा सकता है। कोई ड्यूटीज या कोई एक्स्ट्रा ड्यूज नहीं देने पड़ेंगे आफ्टर द रिवॉल्यूशन। उसके अलावा अगला यूनिफॉर्म वेट। जैसे कि हमारे इंडिया में अगर हम केले खरीदते हैं तो पूरे इंडिया में कहीं पे भी जाओ आपको केले डजन से मिलेंगे। दूध खरीदने जाओ पूरे इंडिया में दूध लीटर से ही मिलेगा, और 1 लीटर में कितना, 1000 ml। एक डजन में कितना है, 12 नंबर्स। सो यूनिफॉर्म सिस्टम है इंडिया में। बस वैसा ही सिस्टम फ्रांस में पहली बार बनाया गया। जो चीज बिकेंगी उसी यूनिट से बिकेंगी, और यूनिट में जितने सब यूनिट्स आते हैं उतने ही रहेंगे। ये तभी किया गया। और एक भाषा की कई वर्जन्स होते थे। उसको जो एक कॉमन भाषा है ना, हम उसको लैंग्वेज बोलते हैं, और उस भाषा की वर्जन्स, उसकी वेराइटीज, उसको डायलेक्ट कहा जाता है। जैसे कि यूपी में जो हिंदी बोली जाती है वो हिंदी, और पंजाब में जो कुछ पंजाबी हिंदी बोलते हैं थोड़ा वेरिएशन देखने को मिलेगी। महाराष्ट्र के मराठी स्पीकर जब हिंदी बोलते हैं तो उनकी हिंदी थोड़ी सी अलग होती है। गुजरात के जो लोग हिंदी बोलते हैं मतलब एक ही हिंदी भाषा है पर उसके वर्जन्स अलग अलग है, उसे डायलेक्ट कहा जाता है। तो फ्रेंच लैंग्वेज का जितने भी डायलेक्ट थे सारे डायलेक्ट्स को डिसकंटिन्यू कर दिया गया, और वो फ्रेंच लैंग्वेज का डायलॉग जो कि पेरिस में कहा जाता है उसे ही फ्रांस की नेशनल लैंग्वेज डिक्लेयर कर दी गई। ये सारे मेजर्स की वजह से फ्रांस जनता को एक सिंगल फ्रेंच नेशन बनाने में हेल्प मिली। फ्रांस के लोगों में एक यूनिटी आ चुकी है, नेशनलिज्म की फीलिंग आ चुकी है, एक नेशन बन चुके हैं, और उन्होंने आउट ऑफ दिस नेशनलिज्म फ्रांस को नेशन स्टेट बना दिया। अब हालत देखिए, बड़ी अजीब से हालत है। पूरे यूरोप में सिर्फ फ्रांस एक ऐसा देश है जो कि नेशन स्टेट है, जहां पे रिपब्लिक है, और बाकी सारे कंट्रीज फ्रांस के आसपास के यूरोप के सब मोनार्कीज है। अब ये सारे मोनार्कीज जो फ्रांस के आसपास हैं ये फ्रांस से डर रहे हैं। इनको लग रहा है कि जो फ्रांस में हुआ है, जनता ने जो कंट्रोल अपने हाथ में ले लिया, अब जो पावर जनता को मिली है, इसका इन्फेक्शन अगर हमारे एरिया के लोगों को हो जाए, हमारे सब्जेक्ट को हो जाए, और वो भी अगर हमारे अगेंस्ट रिवॉल्यूशन कर दे, रिवोल्ट कर दे, और मोनार्की को हटाने के फेंक दे, तो सारे मोनार्क शायद डर गए, और इसलिए उन्होंने फ्रांस के अगेंस्ट एक मोर्चा खोल लिया है। और फ्रांस को भी अगर सर्वाइव करना है, नेशनल असेंबली को अगर सर्वाइव करना है, तो उनको ये सारे दुश्मनों से लड़ना पड़ेगा और अपने आप को प्रोटेक्ट करना पड़ेगा। तो फ्रांस के नेशनल असेंबली ने भी ये डिसाइड किया कि अभी हमारा मिशन है, अभी हमारी डेस्टिनी है। क्या डेस्टिनी है हमारी, कि अब हम यूरोप के बाकी देशों को भी नेशन स्टेट बनाए। बॉस ये सब दोगलापन है, मैं तेरा दोगलापन उतारता हूं। अब उनको भी डिस्पोटिज्म से, अनियंत्रित राज्यशाही से मुक्त कराए और नेशन स्टेट बनने में हेल्प करे। अपने कंधों पे फ्रांस ने ये पूरे यूरोप को नेशन स्टेट बनाने का जिम्मा उठा लिया। चलो, फ्रांस ने तो कोशिश किया कि हम पूरे यूरोप को नेशन स्टेट बना देंगे, तो क्या बाकी देशों ने कैसे रिस्पॉन्ड किया इसको? बाकी देशों के दो एलिमेंट थे। मोनार्की, वो तो ऑब्वियसली इसको पसंद नहीं करेगी। यूरोप में जितने मोनार्कीज थे सबके सब फ्रांस के नेशनल असेंबली के दुश्मन बन गए। लेकिन उन मोनार्कीज की जनता की क्या सिचुएशन थी? उनकी ये हालत थी कि उन्होंने फ्रेंच में जो हुआ वो देखा, और वो चाहते थे कि उनके देश में भी ऐसा हो, उनके भी हाथों में पावर आ जाए, इसलिए सपोर्ट किया। बाकी देशों की जनता ने फ्रांस के जनता को सपोर्ट किया, फ्रांस की नेशनल असेंबली को सपोर्ट किया, और अपने अपने देशों में जो एजुकेटेड पढ़े लिखे लोग थे, जो सोशल रिफॉर्मर्स थे, उन्होंने अपने देश में जैकोबिन्स क्लब बना लिए। देखो, फ्रांस में भी मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर के अंडर एक पार्टी बनाई गई थी जैकोबिन, और वही पावर में आई थी। तो बाकी देशों में भी जैकोबिन क्लब्स बना लिए गए। और जब रिवोल्यूशनरी वॉर स्टार्ट हुए, अभी रिवोल्यूशनरी वॉर्स क्या होते हैं? अभी मैंने कहा कि अगर फ्रांस को सर्वाइव करना है तो सारे मोनार्की से भिड़ना पड़ेगा, सबसे लड़ना पड़ेगा।
पड़ेगा सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, जो जीतेगा वो सर्वाइव करेगा। और वैसे भी ऑस्ट्रिया का राजा प्रशिया के राजा के साथ मिलके फ्रांस पे हमला करने वाला था, तो फ्रांस ने ही हमला कर दिया। तो यहां से रिवोल्यूशनरी वॉर्स की शुरुआत हुई 1792 से लेके 1802 तक, 10 साल रिवोल्यूशनरी वॉर्स चले। मतलब फ्रांस को कई सारे देशों से लड़ना पड़ा। और जब फ्रांस की आर्मी रेवोल्यूशनरी वॉर करते करते यूरोप के दूसरे देशों में जा रही थी, तो वहां से लोकल जो लोग थे देशों में रहने वाली आम प्रजा थी, उसने फ्रेंच आर्मी को सपोर्ट किया, उसने फ्रेंच आर्मी को अपने देश में आने दिया, वेलकम किया। और फ्रेंच आर्मीज सही तरीके से उनके देश में लड़ सके, उनके अपने राजाओं को हरा सके, इसके लिए भी उन लोगों ने कैंपेन किया, अपने देश में माहौल बनाया फ्रेंच आर्मी के फेवर में, फ्रेंच नेशनल असेंबली के फेवर में। मतलब देखो, फ्रेंच नेशनल असेंबली आम पूरे यूरोप के जनता में इतनी पॉपुलर हो गई थी कि दूसरे देशों की जनता भी फ्रांस में जो रिपब्लिक बना था, नेशनल असेंबली बनी थी, उसको सपोर्ट करती अपने देश में बुला रही थी। और इस तरह जनता के सपोर्ट से फ्रांस ने, नेशनल असेंबली ने फ्रांस के यूरोप के दूसरे राज्यों के अगेंस्ट वॉर छेड़ दिया और हॉलैंड में घुस गए, बेल्जियम में घुस गए, स्विट्जरलैंड में घुस गए, अच्छा खासा इटली का नॉर्दर्न पार्ट उन्होंने जीत लिया। और इस तरह फ्रांस ने रिवोल्यूशनरी वॉर में यूरोप में अपना इन्फ्लुएंस डाल दिया। और इसे रिवोल्यूशनरी वॉर के दो पार्ट है, एक आई थिंक 1792 से स्टार्ट होकर 1796 तक चलता है, 1797 तक चलता है। फिर इसमें एक साल का गैप आता है, फिर 1798 से लेके 1802 तक ये सेकंड फेज है रिवोल्यूशनरी वॉर का। और यही वो सेकंड फेज है जिसमें फ्रांस में एक नया हीरो उभर के आता है, एंड दैट हीरो इज नेपोलियन बोनापार्ट। चलिए नेपोलियन बोनापार्ट के बारे में कुछ देखते हैं। अब रिवोल्यूशनरी वॉर के बाद सेकेंड फेज में एक नया हीरो उभर के आया, नेपोलियन बोनापार्ट। और इस नेपोलियन बोनापार्ट ने 1804 में फ्रांस में जो रिपब्लिक बना था, जो डेमोक्रेसी आई थी, उसको डिस्ट्रॉय कर दिया। और 1804 में नेपोलियन बोनापार्ट ने खुद को फ्रांस का राजा डिक्लेयर कर दिया। अगेन मोनार्की केम बैक इन फ्रांस, रिवर्स हो गई, फ्रेंच रिवॉल्यूशन रिवर्स हो गई। लेकिन नेपोलियन बड़ा समझदार इंसान था। इसने जिस चीजों से नाराज होके जनता ने मोनार्की को डिस्ट्रॉय किया था, इसने वो गलत चीजें दोबारा इंस्टॉल नहीं की। फ्रेंच रिवॉल्यूशन में जो नए मॉडर्न डेमोक्रेटिक वैल्यूज आए थे, जो नए रिफॉर्म्स आए थे, नेपोलियन ने उन रिफॉर्म्स को कंटिन्यू किया, उनको अंडू नहीं किया। और उसने पूरे सिस्टम को चेंज किया, पूरे सिस्टम को, एडमिनिस्ट्रेशन को अपडेट किया, उसको रैशनल और इफिशिएंट बनाया। कैसे बनाया? उसके लिए नेपोलियन ने अपना खुद का कॉन्स्टिट्यूशन लिखा, जिसे नेपोलियनिक कोड भी कहा जाता है, या फिर 1804 का सिविल कोड भी कहा जाता है। ये मान के चलो, सिविल कोड ऑफ 1804 नेपोलियन बोनापार्टे का पर्सनल कॉन्स्टिट्यूशन था, या फिर ये एक बहुत बड़ा योद्धा था, वॉरियर था नेपोलियन, और इसको लड़ाई लड़ने में मजा आता था, और ये लड़ाइयों के लिए अक्सर बाहर रहता था। रिवोल्यूशनरी वॉर्स तो खत्म हो गए, तो नेपोलियन ने लड़ाई करना, वॉर करना बंद नहीं किया। अब जो फ्रांस ने वॉर किया उसे नेपोलियनिक वॉर्स कहेंगे, और वो आगे भी होते रहे। तो नेपोलियन को एक ऑटो पायलट चाहिए था, जब वो फ्रांस में ना रहे, वो लड़ाई में, वॉर्स में बिजी रहे, तब भी फ्रांस अपने आप फंक्शन करे, एग्जीक्यूट होता रहे। इसलिए उसने सिविल कोड बनाया था। उसके कुछ बहुत अच्छे पॉइंट्स थे। कौन कौन से अच्छे पॉइंट्स थे सिविल कोड नेपोलियन के? उसने बर्थ के आधार पे जो प्रिविलेजेस, जो विशेष अधिकार दिए गए थे, मतलब आप अगर नोबिलिटी में पैदा हुए, अगर आप चर्च क्लर्जी में पैदा हुए, तो आपको कोई टैक्स नहीं देने पड़ेंगे, उल्टा आप लोगों से टैक्स ले सकते, ये सब नेपोलियन ने हटा दिया। जो लॉज बनाया था, इवन रिवोल्यूशनरी गवर्नमेंट ने की थी, नेपोलियन ने कंटिन्यू किया। लॉ बनेगी, हर क्राइम के लिए एक सजा रहेगी, और वो सजा सबको मिलेगी। जिसने क्राइम किया उसको, उसके लिए जो सजा लिखी गई है रूल में, वो मिलेगी, चाहे क्राइम करने वाला कोई भी हो। तो उसने पर्सनल प्रॉपर्टी अलाउ किया। अगर आप टैलेंटेड हो, काबिल हो, और अपनी काबिलियत के दम पे सही तरीके से अगर जितनी भी प्रॉपर्टी आप कमाते हो, आप उसकी प्रॉपर्टी रख सकते हो। आपको थोड़ा सा टैक्स देना पड़ेगा। वो दुनिया भर में सिस्टम आज भी चल रहा है। आप सही तरीके से पैसे कमाओ, करोड़ों रुपए कमा सकते हैं, बस जो बनता है वो टैक्स दे दो आप। नेपोलियन ने ये रूल बनाया, और आपकी प्राइवेट प्रॉपर्टी की सिक्योरिटी का प्रॉमिस किया लोगों को। और जो जो नए देश, फ्रांस में तो ये लागू हो गया, पर जो जो नए देश नेपोलियन जीतता चला गया, वो उन देशों में भी अपना सिविल कोड ऑफ 1804 लागू कंटिन्यू करता चला गया। तो नए देशों में भी क्या किया? उसने वही किया, नए देशों के एडमिनिस्ट्रेशन को सिंप्लीफाई किया। वहां के जो राजा थे उनको तो हरा दिया। अब राजा के हारने के बाद क्या नेपोलियन वहां बैठ के देश चलाएगा? नहीं, वो तो वॉरियर था, उसको तो लड़ने जाना था। तो उसने वो जो ऑटो पायलट वाला सिस्टम है, जो पूरे फ्रांस में बनाया गया था,
स्टेट डिस्ट्रिक्ट वगैरह जो एग्जांपल दिया मैंने इससे पहले, वही सिस्टम उससे सारे नए देशों में बना दिया। वहां से फ्यूडल सिस्टम को अबॉलिश कर दिया। भाई फ्यूडल सिस्टम क्या था? फ्यूडल सिस्टम ये हुआ करता था, राजा एक व्यक्ति को अब एक बड़ी सी लैंड गिफ्ट कर देता था और वो व्यक्ति वो लैंड छोटे छोटे लोगों को देता था और उसके बदले उनसे पैसे लेता था, किराए से देता था, पैसे लेता था, उसे टैक्स लेता था। नेपोलियन ने बंद कर दिया, किसी को फ्यूडल लॉर्ड नहीं बनाया जाएगा। हर किसी के पास अपनी खुद की लैंड होगी, वो अपनी लैंड पे कल्टीवेट करेंगे और टैक्स सीधे राजा को देंगे। राजा मतलब राजा के जो अपॉइंटेड ऑफिसर्स थे उनको देंगे, और वो ऑफिसर्स कौन होंगे? सैलरी पे काम करने वाले रहेंगे। उनको पुश्तैनी पीढ़ियों दर पीढ़ियों की प्रॉपर्टी नहीं मिलेगी। मुझे अगर अपॉइंट कर दिया गया तो जब तक मैं जिंदा हूं मैं लोगों से टैक्स वसूल करूंगा, राजा को दूंगा, मेरे बाद जो नया काबिल बंदा है वो आएगा, मेरा बेटा मेरे पोस्ट पे नहीं आएगा। नेपोलियन ने फ्यूडल सिस्टम हटा दिया। सारे जो किसान थे उनको टैक्स देना पड़ता था, राजा को तो देते ही थे, तो नेपोलियन ने कहा मुझे दो, लेकिन मेरे सिवा किसी को टैक्स नहीं देना। जबकि पुराने सिस्टम में राजा को भी टैक्स देना पड़ता था, सरदार थे उनको भी टैक्स देना पड़ता था, चर्च को भी टैक्स देना पड़ता था। नेपोलियन ने सारे टैक्सेस हटा दिए, सिर्फ राजा को टैक्स दिया जाएगा। उतना ही नहीं, शहरों में गिल्ड्स हुआ करते थे, GUILDS गिल्ड्स, मतलब व्यापारियों का संगठन, कुछ काम सेम काम करने वालों का ऑर्गेनाइजेशन। उसमें उसने गिल्ड रिस्ट्रिक्शंस हटा दिए। मतलब ये क्या करते थे लोग, सपोज मैं एक दुकानदार हूं, मेरे जैसे जितने भी दुकानदार है, हमने हमारी एसोसिएशन बना ली, और किसी नए बंदे को अगर दुकान डालना है तो उसको हमारे एसोसिएशन का मेंबर बनना ही पड़ेगा, और उसके लिए हमारी परमिशन लगेगी, शायद उसमें हम कुछ पैसे ले उससे या कुछ स्ट्रिक्ट रूल्स लगा दे। तो नए बंदों की हमारी बिजनेस में एंट्री मुश्किल थी, क्योंकि हमारा गिल्ड काम कर रहा था, हमारा एसोसिएशन वहां काम कर रहा था। नेपोलियन ने इस तरह के गिल्ड इलीगल कर दिया। कोई भी बिजनेस कर सकता है, कोई भी नया बंदा बिजनेस में आ सकता है, कोई किसी को नए बिजनेस में आने से नहीं रोकेगा। ये भी नेपोलियन ने कर दिया। लोग फिर इससे खुश हुए और ट्रांसपोर्ट को इम्प्रोवाइज किया उसने, कम्युनिकेशन सिस्टम को, पोस्टल डिपार्टमेंट वगैरह बनाया ताकि बिजनेस ज्यादा अच्छे तरीके से हो सके। नेपोलियन को पता था मुझे लड़ाई लड़ना है तो देश ऑटो पायलट पे चलना है, और लड़ाई लड़ने के लिए पैसा चाहिए। पैसा कहां से आएगा? लोग पैसा कमाएंगे और मुझे टैक्स देंगे। तो मैं वो सिचुएशन क्रिएट करूं कि लोग ज्यादा पैसा कमाएं। अगर लोग ज्यादा पैसा कमाएंगे तो ज्यादा टैक्स भी देंगे। इसलिए नेपोलियन ने एडमिनिस्ट्रेशन को इंप्रूव किया, इफिशिएंट बनाया, ट्रांसपोर्टेशन दिया, कम्युनिकेशन दिया। तो रिजल्ट क्या है? नेपोलियन कोड का रिजल्ट क्या है? ये जो पीजेंट्स है, छोटे किसान हैं, कलाकार है, आर्टिसंस है, फैक्ट्री में काम करने वाले लोग हैं, नए नए जो बिजनेस में उतरे हैं, वो सब लोगों ने एंजॉय किया। बिकॉज सिस्टम ही ऐसा था कि हर कोई अपनी काबिलियत के दम पे अमीर बन सकता था। जिसमें दम है, वो काबिलियत है, वो अमीर बन जाए। इवन बिजनेसमैन, छोटे व्यापारी, सबको फायदा होने लगा। किस चीज से फायदा होने लगा इन लोगों को? नेपोलियन के लॉज थे। कौन कौन से लॉज थे? यूनिफॉर्म लॉज। पूरे देश में जहां जहां गया, जिन देशों पे हमला किया, जिन देशों को जीता नेपोलियन ने, वहां पे समान लॉ। क्राइम करेंगे तो उस क्राइम के लिए सजा लिखी हुई है, फिर आप चाहे जो एक क्राइम की वही सजा मिलेगी। स्टैंडर्डाइज्ड वेट, जो हमने इससे पहले भी देखे, अगर 1 kg में 1000 ग्राम आना है तो पूरे यूरोप में जहां जहां नेपोलियन का कंट्रोल था, हर जगह 1 kg में 1000 ग्राम ही आएंगे। कहीं पे 800 ग्राम के 900 ग्राम 950 ग्राम ऐसा नहीं चलेगा। कपड़ा मीटर में मिलता है तो सब जगह मीटर में मिलेगा, मीटर में जितने सेंटीमीटर आते हैं उतना ही मिलेगा, कम ज्यादा कहीं नहीं होगा। कॉमन नेशनल करेंसी, पूरे फ्रांस की एक करेंसी, और बाकी वही करेंसी आसपास के देशों में भी चलेगी। ज्यादा करेंसी एक्सचेंज करने का झंझट ही नेपोलियन ने हटा दिया। और ये सारी चीजों की वजह से क्या हुआ? बिजनेस बढ़ा, मूवमेंट बढ़ा। किसका मूवमेंट? पैसों का मूवमेंट बढ़ा, सामान का मूवमेंट बढ़ा, इन शॉर्ट बिजनेस बढ़ा। तो क्या सब लोग खुश थे इससे? हाँ, शुरुआत में तो हर कोई खुश थे। बिकॉज पूरे यूरोप में जो नए नए देश थे, जहां यूरोप गया था, जहां पे फ्रेंच आर्मी का स्वागत किया गया था, स्वैग से नहीं, जैकोबिन क्लब बना के, उस सब लोगों ने खुशी के साथ वेलकम किया। लेकिन ओवर द पीरियड ऑफ टाइम लोगों को पता चला नेपोलियन डबल स्टैंडर्ड वाला पर्सन है, दोगला पर्सन है। कैसे? बिकॉज शुरुआत में तो उसने अच्छा किया, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता चला गया, नेपोलियन का असली रूप सामने आया और लोगों को यह समझ में आ गया कि नेपोलियन ने जो एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स लाया है, लेकिन वो रिफॉर्म फ्रीडम नहीं दिया उसने हमको पैसा कमाने के लिए माहौल बना के दिया। क्यों बना के दिया? बिकॉज हम पैसे कमाए तो उसको टैक्स दे। आजादी नहीं दिया उसने हमको। जो न्यू एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स हमारे देश में नए कंट्री जहां जीता था, जो नेपोलियन ने लाया है, लेकिन पॉलिटिकल फ्रीडम उसने नहीं दिया। टैक्सेस बढ़ा दिया उसने लोगों के ऊपर, सेंसरशिप लेके आ गई। सेंसरशिप मतलब कुछ भी अगर मीडिया में आएगा, उस समय तो सोशल मीडिया नहीं थी, पैम्पलेट्स छपेंगे, न्यूज़पेपर्स छपेंगे, बुक्स छपेंगे, जो भी छपेंगे, हर किसी का नेपोलियन ने डिपार्टमेंट बना के रखा था। वो डिपार्टमेंट, सेंसरशिप डिपार्टमेंट की परमिशन लेनी पड़ेगी। अगर आपने नेपोलियन को क्रिटिसाइज कर दिया, फ्रेंच गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज कर दिया, तो आपकी खैर नहीं है। सेंसरशिप उसने लगा दिया था जबरदस्ती। लड़ाई का तो बड़ा शौक था नेपोलियन का, बहुत अच्छा वॉरियर, बहुत अच्छा योद्धा था, तो उसको सिपाही लगातार चाहिए था, मतलब जबरदस्ती लोगों को सेना में डालता था।
इससे लोग नाराज हुए। तो यहाँ पे हमारा ये वाला सेक्शन खत्म होता है। तीसरे पार्ट में हम देखेंगे मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, यूरोप के कुछ और हिस्से में कैसे डेवलप हुआ। ठीक है, टिल देन गुड बाय, टेक केयर। हाँ, डिस्क्रिप्शन में जो नीचे लिंक्स दिए हुए ना एमसीक्यूज के, लॉन्ग आंसर्स के, जो पीपीटी मैंने ये दिखाया उसकी भी लिंक दी हुई है, वो आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। प्लीज अगर अच्छा लग रहा है, समझ में आ रहा है तो शेयर करो इस वीडियो को। ओके, गुड बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू।